आइए देखते हैं। सो अभी मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट स्ट्रेस में बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में समझाया, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। तो आपने देखा कि बेंडिंग स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट होता है जी, नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस भी आता है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं किया अभी, ठीक है जी। बीम जब बेंड होता है उसमें दो स्ट्रेस आते हैं, शियर भी आता है, शियर को हम अलग से देखेंगे, ध्यान रखें। दूसरा अगर हम चर्चा करें, इधर देखिए, दूसरा अगर हम चर्चा कर रहे थे, किसी बात कर रहे थे, टॉर्जनल स्ट्रेस पे बात कर रहे थे। और ये टॉर्जनल स्ट्रेस किसके कारण आता था, मैं बोल रहा था किस में देखते हैं टॉर्जनल स्ट्रेस, शाफ्ट में। किसके कारण आ रहा था ये, ट्विस्टिंग मोमेंट। बहुत बढ़िया, इतना सब क्लैरिटी होना ही चाहिए पहले से, ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण, ध्यान देना। तो आपके पास शाफ्ट है, अजम्पशन में लिख के रखा है कि जो टॉर्जन की बात करेंगे, जो ट्विस्टिंग मोमेंट जिसमें हम बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है, अ मशीन एलिमेंट विच ट्रांसमिट द मोशन और पावर एक जगह से दूसरे जगह। सही बात है, देखा गाड़ी में लगा है, एक जगह से दूसरे जगह पावर ट्रांसमिट करता है, ध्यान देना। सपोज ये फिक्स्ड है एक जगह से, ये इसका एक्सिस है और इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा टी, किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर का जो भी है। जब इसको ट्विस्ट करेगा, ध्यान देना, अभी हम अजम्पशन भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बीम में भी बहुत अच्छा अजम्पशन है, कहने का मतलब प्योर बेंडिंग सब्जेक्टेड रहेगा, इसमें अजम्पशन है कि प्योर ट्विस्टिंग से सब्जेक्टेड रहेगा। तो यहाँ आप देखिए कि प्योर ट्विस्टिंग लग रहा, क्या लग रहा, प्योर ट्विस्टिंग। प्योर ट्विस्टिंग मतलब सर, जैसे प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है, प्योर बेंडिंग एग्जाम में प्योर बेंडिंग का कंडीशन भी पूछ लिया गया है, ये मैं लिखवाऊंगा जब बेंडिंग आऊंगा, तो कि थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। प्योर बेंडिंग मतलब, प्योर बेंडिंग का मतलब जी, प्योर बेंडिंग मतलब ये तो समझ गए कि बेंडिंग मतलब बीम से रिलेटेड है। प्योर बेंडिंग बीम में देखते हैं प्योर बेंडिंग, और जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे वहाँ पर हमारा जंक्शन रहेगा कि बीम जो है वो किससे सब्जेक्टेड होना चाहिए, प्योर बेंडिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्योर बेंडिंग का क्या मतलब है, प्योर बेंडिंग की क्या कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है प्योर बेंडिंग की, सबसे पहली कंडीशन, 3 कंडीशन है, एग्जाम में पूछा गया है। प्योर एग्जाम में जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, तो हम सब लिखेंगे कि हमारा जो बीम है वो किससे सब्जेक्टेड रहेगा, प्योर बेंडिंग से। दैट मीन्स शेल्फ वेट ऑफ द बीम शुड बी 0। बीम का शेल्फ वेट क्या होना चाहिए, 0, शुड बी 0, या सिंपली 0 लिख देता हूँ। दूसरा, जब भी बीम बेंड होता है तो 2 टाइप के स्ट्रेस आते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो दूसरा है, जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि हमारा बीम किससे सब्जेक्टेड है, प्योर बेंडिंग से। दैट मीन्स प्योर बेंडिंग सब्जेक्टेड, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस थ्रू आउट द लेंथ क्या होना चाहिए, 0। मतलब सर बीम में कहीं पर भी शियर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए पूरे लेंथ में, पूरे लेंथ भर में। हाँ, जब हम किसकी बात करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस की। जब बीम में लोड लगेगा लेटरल डायरेक्शन में तो 2 टाइप के स्ट्रेस आते हैं, बेंडिंग और शियर। लेकिन जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे तो ये मेंशन कर दिया गया है कि बेंडिंग स्ट्रेस जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी बीम हैं वो किससे सब्जेक्टेड हैं, प्योर बेंडिंग से। दैट मीन्स शियर स्ट्रेस पूरे लेंथ भर में क्या होगा, 0। समझ में आ गया। शियर स्ट्रेस जब हम अलग से पढ़ेंगे तो शियर स्ट्रेस का कंसिडरेशन लेंगे बीम में, लेकिन जब हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर शियर स्ट्रेस थ्रू आउट लेंथ क्या होगा, 0। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस आता किसके कारण है, किसके कारण आता है, हाँ फॉर्मूला है ना, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई बाई आर। यहाँ तुमको कहीं शियर स्ट्रेस दिख रहा है क्या, शियर फोर्स दिख रहा है क्या कहीं यहाँ पर, इसमें तुमको क्या दिख रहा है, एम। एम इज व्हाट, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग स्ट्रेस आता किसके कारण है, बेंडिंग मोमेंट के कारण। तो अगला जो है हमारा कंडीशन है कि जो बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही टर्म यूज हुआ है, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो वहाँ पर ये अजम्पशन है कि हमारा बीम जो है किससे सब्जेक्टेड होना चाहिए, प्योर बेंडिंग से। सर इसको आप सीक्वेंस में लिखाओ ना, सीक्वेंस में तो लिखाऊंगा ना यार, अभी तो बस सिर्फ चर्चा कर रहा, ठीक है ना, अभी तो ऐसी बात कर रहा बस। तो ये 3 कंडीशन है प्योर बेंडिंग की जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो वैसे जब टॉर्जन पढ़ेंगे तो वो किससे सब्जेक्ट करता है, प्योर ट्विस्टिंग से सब, या फिर प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड होता है। दैट मीन थ्रू आउट द लेंथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, ध्यान देना। तो जब ये प्योर ट्विस्टिंग सब्जेक्टेड रहता है तो इसके कहीं पर भी, ये 3 डायमेंशन बॉडी, इसको कहीं पर भी जूम आउट करके देखोगे, किसी भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं को भी जूम आउट करोगे तो जूम आउट करके तो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसे ही कर देखोगे,
समझ रहे हो यार? तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट होता है? shear स्ट्रेस। प्योर ट्विस्टिंग में कहीं पर भी जूम आउट करके देखोगे, कहीं पर किसी भी हिस्से में, तो सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या देखने को मिलेगा? shear स्ट्रेस। तो इसके पहले जो डेफिनेशन मैंने बताया था shear स्ट्रेस का, वो क्या बताया था? किसी भी बॉडी में shear स्ट्रेस कब आएगा? जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैरेलली टेंजेंशियली किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं तो shear स्ट्रेस आता है। इसलिए डायरेक्ट shear ना, लोड ऐसा लग रहा है तो shear आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा क्या? दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा क्या? नहीं लगा। यहाँ पर क्या लगा? ट्विस्टिंग। तो भी यहाँ पर क्या आ रहा है? shear। तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट shear स्ट्रेस। यहाँ पर जो shear स्ट्रेस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट आ रहा है क्या लोडिंग से? इनडायरेक्ट shear स्ट्रेस। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ गए बात को? है ना? लिख लो इसको, बस इतना ही लिख लो, फिर आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इतना आप लिखिए पहले। तो अभी आपको समझ में आया कि डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है और shear स्ट्रेस कैसे मतलब इनडायरेक्ट स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है। तो आप देखिए ना, बेंडिंग में भी आपको तो नॉर्मली तो स्ट्रेस दिख रहा था, आपको समझाया। बेंडिंग में भी नॉर्मल स्ट्रेस, और टॉर्जन में क्या दिखा? shear स्ट्रेस। इसलिए तो बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ दो ही स्ट्रेस का काम है, बहुत आसान है। दो ही स्ट्रेस है, एक नॉर्मल और दूसरा shear। पूरा मॉस खत्म हो जाएगा, पूरा FM खत्म हो जाता है इसी में, नॉर्मल और shear में। और है ही नहीं तो क्या ही बात करें।